हेलो दोस्तों। तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। सॉरी फॉर डैट। आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एक क्यूरियस क्वेश्चन के ऊपर, जो मुझे मेरे फ्रेंड ने पूछा था। उसने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था। एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सबसे तब दी बेस्ट क्वेश्चन था। मतलब वो क्वेश्चन मैं अभी आपको डिस्प्ले करवा दूंगा। तो वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का अगर मैं आपको रीज़न समझाऊँ तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इसके लिए ये पूरा एक रीज़न आपको मैं बता सकूँ कि ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। और इस पे बेस्ड अगर अपन बात करें तो ढेर सारे और कॉन्सेप्ट्स निकल के हमारे सामने आते हैं। जैसे इसमें कुछ एम्पियर्स लॉ का फिर हमको कुछ मिस्ट्री देखने को पता चलती है कि यार ये एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर ही कैसे लग गया। हमने तो ये केसेस पढ़े थे और हमारे ये इस केस में कैसे लग गया। तो खैर वो एक सेपरेट केस है, वो अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है कि टाइम वेरिंग करंट लूप है, मतलब टाइम वेरिंग स्ट्रेट वायर दे रखा है आपको, है ना। अब उससे बोला है कि एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है या नहीं। अब ये कुछ कहेंगे कि यार ये क्या मतलब क्वेश्चन है। मैं कहूँगा दी बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? अभी बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्ट वे में करने की अपन कोशिश नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसके कुछ केसेस एनालाइज करेंगे। दो केसेस अपन बनाएंगे, फिर दो केस में दूसरे केस में अपन फिर तीन केस और बनाएंगे। मतलब पूरी केस वाइज एनालाइज करेंगे ना, तब जाकर हमको इसमें छोटी छोटी जो बातें होगी हमको पता चलेगी, और वहीं से अपन दो तीन कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे अपने लिए। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर एकदम इनडायरेक्ट वे में नहीं दे सकता कि यस ये नो या फिर मे बी। मैं इसको केस वाइज एनालाइज करता हूँ। अपन जो केस वन होगा वो एक बिल्कुल ऑब्वियस केस होगा। केस टू जो होगा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल डिफरेंट केस होगा। तो सबसे पहले केस वन की बात करें, दैट इज वेरी ऑब्वियस केस। अब सबको पता होगा कि अगर कोई लूप में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है ही नहीं, तो मतलब वहां पर आई एनक्लोज तो जीरो ही हो गया। तो वहां पर इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू क्या है? जीरो। यानी कि बी इक्वल टू जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ गई। यानी कि वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड हो सकता है। मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां जीरो ही हो गई हो सकता है कि वहां करंट कैरिंग वायर तो अपन ले नहीं रहे, तो उसकी वजह से जीरो आ गई। तो यानी कि यहाँ पर मे बी एक ऑप्शन बन रहा है। बट केस सेकंड से अपन क्या करेंगे, केस सेकंड के जितने भी जो आंसर निकलेंगे उसका अपन केस वन का इंटरसेक्शन लेके अपन फाइनल आंसर कंक्लूड कर देंगे कि हमारा ये आंसर है। तो केस वन का जो आंसर होगा वो होगा मे बी। क्यों होगा मे बी? क्योंकि या तो हो सकता है वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई हो पहले से ही, और चूंकि हमने केस वन ये लिया है कि हमने आई एनक्लोज को ही जीरो ले लिया, तो अपन वो वाला केस रिजेक्ट कर देंगे, ताकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को जो हमने जीरो वाला केस लिया उसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो आई एनक्लोज तो जीरो है ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली जीरो आ गई। तो यानी कि एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अपन यहाँ पर इसको मे बी में रखेंगे। केस टू, वेरी डिफरेंट केस। अब केस टू में अपन बात करते हैं आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले इसमें जाने से पहले अपन इसका एक डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि जो करंट है वो हमारा टाइम के साथ वेरिएबल हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट तो अपन केस नहीं लेंगे यहाँ पर अभी, क्योंकि कांस्टेंट के केसेस हम पढ़ चुके हैं बहुत, मतलब पहले इस क्वेश्चन से पहले हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, उसमें अपन ये पढ़ चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, केस टू में अपन दो केस और बनेंगे। मैंने कहा तीन केस बनेंगे, तीसरा केस कौन सा बना, वो आई एज अ फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट वाला अपन पढ़ चुके हैं, क्यों कैसे करते हैं। अब आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जो हमारा करंट है, एक्चुअली में जो करंट है वो हमारा टाइम के साथ वेरिएबल हो रहा है। वेरिएबल मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे जो है हमारी करंट की न्यू न्यू वैल्यूज हमारे पास में निकल के आ रही है, फिर डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास में जनरेट हो रही है। बट अगर अपन एसी में थोड़ा सा चलते हैं, हमने एसी में भी एक टाइम वेरिंग करंट पढ़ा है, आई आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने पढ़ा है। अब आप इसको भी करंट को ले सकते हो, आप कोई दूसरा ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम में करंट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉस का फंक्शन ले लिया, आपने क्वाड्रेटिक का फंक्शन ले लिया, हाइपरबोलिक फंक्शन ले लिया, आपने इनवर्स फंक्शन ले लिया करंट का। अब यहाँ पर कोई ऐसा इस क्वेश्चन में या फिर इस क्वेश्चन में क्या तो कोई मेंशन है ही नहीं कि आपको यही करंट लेके आपको एनालाइज करना है। नहीं, मेरे को बोला है मैं टाइम वेरिंग करंट ले रहा हूँ, तो मैं टाइम वेरिंग तो कोई भी करंट ले सकता हूँ। मैं चाहे क्वाड्रेटिक का ले लूँ, मैं चाहे हाइपरबोलिक फंक्शन ले लूँ, मैं चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लूँ, या फिर मैं जो हमारा एसी का जो करंट वाला फंक्शन है वो ले लूँ।
तो मेरे पास में ऑप्शन है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं बस अभी एज अ एक थिंग अभी मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन एज्यूम कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, लेट अस से मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर मेरा आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, अगर मेरा आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि अगर मैं बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखूं कि अगर मेरा करंट इंक्रीज कर रहा है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पर अगर डिक्रीजिंग है तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। ये मैंने एओडी से मैं लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अपन इसको थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट समझना, हमने जो इक्वेशन पढ़ी है इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, वो इक्वेशन केवल और केवल तभी वैलिड थी जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। अब बोलोगे ये क्या मतलब है, इसका मतलब समझना आप, जो रियल इक्वेशन है, जो हमने गॉस लॉ पढ़ा है, जो हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ा है, ये जो हमने सिंगल इंटीग्रल वाली इक्वेशन पढ़ी है, एक्चुअली ये डबल इंटीग्रल से डिराइव होकर आई है। ये पहली इक्वेशन है एम्पेयर सर्किटल लॉ की, और ये उसकी दूसरी इक्वेशन है डबल इंटीग्रल की। ये जो लिखा हुआ है डबल इंटीग्रल, उस पे फिर क्लोज आ रहा है, फिर db वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज लिखा हुआ है, ये दिस इज अ रियल इक्वेशन। इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज अ डिराइव्ड इक्वेशन फ्रॉम डबल इंटीग्रल वैल्यू या फिर डबल इंटीग्रेशन, तो वो उसकी डिराइव्ड इक्वेशन है। अपन क्या करें, डिराइव्ड इक्वेशन का एनालाइज कर रहे हैं। अब क्या होता है, डिराइव्ड इक्वेशन में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, अब वो हो भी सकता है वो भी वेरी कर जाए, तो इस ये वेरी ना करे, इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए थे वहां पर। क्या पॉइंट डिफाइन किए थे कि या तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो हमारे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में हो, यानी कि cos 0 हो जाए, है ना, और या तो फिर वो परपेंडिकुलर हो जाए या फिर वैनिश हो जाए। ये हमने तीन पॉइंट पढ़े थे। अगर इन तीनों में से कोई भी हमारा अगर पॉइंट होता है तो यहाँ पर एम्पीयर सर्किटल लॉ लगेगा, और इनमें मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। क्यों कांस्टेंट लानी है हमको, क्योंकि मेरा जो बी वाला टर्म है इंटीग्रल में, मैं उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, मैं केवल मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास सिंपल इक्वेशन बनेगी। और जबकि मैं वहां पर अगर मैं दोनों को ही वेरिएशन मान रहा हूँ। मैं बस इतने लेक्चर आज अपन रखते हैं, अपन इसकी थोड़ी और एनालाइज करेंगे, अपन थोड़ी और मिस्ट्रीज की जानेंगे इस एम्पीयर सर्किटल लॉ की। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी फिजिक्स एंड एंजॉय फिजिक्स। और एक लाइन याद रखना, फिजिक्स वर्क्स एंड वी आर स्टिल अलाइव। बाय बाय।